तो आगरा के हलवाइयों के बारे में आपका क्या कहना है? कभी ऐसा हुआ किसी हलवाई से लड़ाई हुई हो खाने के पीछे जाके? हुई तो नहीं है मेरी लड़ाई, बट शुरुआत के दिनों में हम शुरुआत कर रहे थे तब एक हलवाई ने मेरे ऊपर कलची फेंक के मार दी होती। अच्छा। क्योंकि हम ऐसे ही चोरी छुपे शूट करते थे। बिचपुरी का मैं एक समोसे वाले भैया है, उनके समोसे खाते थे हम पहले। ठीक है। तो मैं वीडियो बनाने लग गया, उसको लगा भाई पता नहीं कोई रिपोर्ट अरेस्टिंग ऑपरेशन कर रहा हो, एकदम ऐसे लिया और एकदम से कलची उलची मारती होती मेरे पे। तेल था उसमें गरम, तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। नहीं तो हलवाई तो अच्छे हैं भाई, जुगाड़ू है सबसे बढ़िया। आगरा का हलवाई इतना जुगाड़ू है कि सस्ते सस्ते सामान में थोड़े थोड़े सामान में ही बढ़िया चीज़ बना। परफ्यूम, तो फिर कौन सा परफ्यूम कब लगाना चाहिए? ऑफिस है, उसमें मीटिंग करने जा रहा हूँ, तो कौन सा परफ्यूम मुझे लगाना है? ऑफिस के लिए अगर एक बहुत नॉर्मल सा एक अच्छा सेंट होगा तो ब्लू द शनेल का एक ऑल्टरनेटिव आता है, ब्लू बाय अहमद। ब्लू बाय अहमद यू कैन ट्राई, बहुत अच्छा सोफिस्टिकेटेड फ्रूटी और एकदम फ्रेश स्मेल करता है। दूसरा है रसासी फतान। रसासी फतान, यस, और वो थोड़ा और कम प्राइस में आ जाएगा, वो वेरी गुड सेंट। एक नॉर्मल आप लताफा का फकर यूज कर सकते हो। ये परफ्यूम है। हाँ। या हम किसी को गाली दे रहे हैं? गोलगप्पे सबसे ज्यादा अच्छे कहाँ मिलते हैं आगरा में? टिकिया। गोलगप्पे का देखो, एक तो आप वहाँ जाओ पानी की टंकी के पास का जो है शीतला गली में, शीतला गली पानी टंकी के सामने जो 10 रुपए की 16 टिकिया देते एक समय पे। वहाँ आप जा सकते हो। एक राजपुर चुंगी पर मारुति नंदन करके है, मारुति नंदन राजपुर चुंगी पर चाट भंडार, वहाँ के अच्छे हैं। और रगड़े वाले बहुत अच्छे हैं गोलगप्पे, है ना। एक हमारे गुप्ता जी हैं दयालबाग में, वो हींग के पानी के साथ खिलाते हैं गोलगप्पे, वो भी बड़े टेस्टी है। दयालबाग में गुप्ता जी। तो ये कुछ है, आप ट्राई कर सकते हो। आज हमारे साथ आ चुके हैं आगरा के एक जाने माने ब्लॉगर, जिनको आप हर इंस्टा की फीड में जरूर आप देखते होंगे, जिनका नाम है विराट राघव। प्यार से उनको गरीब पांडा बुलाते हैं। आगरा की जनता और आगरा से बाहर की जनता केवल और केवल उनको गरीब पांडा के नाम से ही जानती है। बताइए गरीब पांडा जी, कैसे हैं आप? भाई बहुत बढ़िया हूँ, और तुमने मैगी खिलाई है तो खा के मजा आ गया। मतलब मैंने स्पेशल डिमांड करी थी भाई से कि मैं आ रहा हूँ तो मैगी खाऊंगा पहले। और पिछली बार हमने कुछ किया था बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था। तो मैगी तो ड्यू थी और पॉडकास्ट भी काफ़ी टाइम से ड्यू था। अच्छा लग रहा है भाई। कैसा महसूस हो रहा है अब आपको? अब तो पेट भरा लग रहा है। मतलब एनर्जी महसूस हो रही है? एनर्जी महसूस हो रही है। तो आपके हिसाब से व्हाट इज लव? लव भाई, लव की देखो देयर इज नो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लव, बट वो एक ऐसी चीज़ है जो कनेक्ट कराती है आपको एक किसी और इंसान के साथ, और वो कनेक्शन जो है ना वो आप किसी और के साथ फील नहीं करते हो। प्यार आप अपने माँ बाप से भी करते हो, आप अपने पेट से भी करते हो। कोई चलता फिरता कोई जानवर है उससे आपको बहुत अट्रैक्शन अटैचमेंट हो जाती है। कोई लड़की आती है आपकी लाइफ में, आपको प्यार हो जाता है ना। तो प्यार की क्या डेफिनेशन है? देयर इज़ नो सच वर्ड ऑफ इट। इट्स लाइक कि अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो अगर पहला थॉट किसी चीज़ को लेके मेरे मन में आएगा तो उसी का आएगा। जब आप घर पे जाते हो तो आप सबसे पहले मम्मी को आवाज़ लगाते हो, मम्मी कहाँ है। तो वो एक प्यार है, वो एक अटैचमेंट है ना। तो दिस इज़ द मेन थिंग। अगर प्यार है किसी चीज़ को लेके और किसी से प्यार आप करते हो तो ये चीज़ें बहुत ऑब्वियस रहती हैं कि आपकी नज़र में अगर पहला थॉट किसी व्यक्ति का आएगा किसी चीज़ को लेके तो वो उसी पर्सन का आएगा जिससे आप प्यार करते हो और जेन्युइनली करते हो, है ना। चाहे आप बहुत छोटी सी बात कर रहे हो, चाहे उस चीज़ का कोई सेंस ना बनता हो, बट आप उसको कॉल करके जरूर बताओगे यार पता है ऐसा हुआ। तो दिस इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ लव। और जिन जिन लोगों को एक एक महीने में प्यार हो जाता है ना, वो प्यार नहीं होता आजकल। प्यार में टाइम लगता है, और प्यार हो जाता है और उसको 4 साल जब बीत जाते हैं ना, देन यू गेट टू नो दैट आई लव दिस पर्सन। तो वो आपकी लाइफ से जाने लगता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि उस पर्सन की एग्जिस्टेंस नहीं है उसमें, और फिर आप जब अकेला अकेला फील करते हो नाउ आई डोंट हैव एनीवन, तो आपको पता चलता है कि नहीं उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और मैं उसे प्यार करता हूँ। इन लोगों को तो प्यार देखा तुरंत एक दिन में किसी का आईडी पे देखा या सामने देखा लड़की लड़की ना, और दूसरे तीसरे दिन आई लव यू शाई लव यू, मैं रह नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना, और बहुत सारी बातें प्यार भरी।
देखो एक एज होती है, बड़ी एमेच्योर एज होती है, 17, 18, 19, है ना। उस समय पे क्या होता है ना कि बच्चे हो गए, बच्चे ही होते हैं यार इस टाइम पे भी, आजकल तो बड़े हो जाते हैं। तो उस टाइम पे उनके लिए पहली चीज़ होती है जो वो मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में, सीरियल्स में देखते ही ये सारा सब कुछ। तो एक टैबू है, वो हुआ है कि यार प्यार ऐसे होता है, प्यार ऐसे होता है, मैंने पहली बार देखा, घंटी बजी, ये हुआ। तो वो चीज़ उनके लिए प्यार है, उनके लिए वो चीज़ अटैचमेंट है। और जब वो कोई चीज़ पहली बार आपके साथ होगी ना, तो वो स्पेशल होगी आपके साथ। आपका पहला प्यार जो होगा ना, वो आपके साथ हमेशा रहेगा जिंदगी भर, क्योंकि वो प्योर चीज़ थी बहुत। आपने उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं डाले हुए थे, कि उसमें कोई कंडीशंस नहीं थी, आपका वो अनकंडीशनल लव था, है ना। तो आजकल जो चल रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जब आप पहली बार प्यार करते हो। आजकल जो है वो तो मतलब आप फिजिकल पहले होते हो, तब आपको पता चलता है कि अच्छा मेरी इससे ट्यूनिंग बैठ पाएगी या नहीं बैठ पाएगी इन द फिजिकल रन। फिर आप देखते हो इमोशनली वो कैसा है, और लगता है तो आप करते हो, और नहीं तो वैसे तो नहीं टिकते हो आप। तो आजकल लव हुकअप से स्टार्ट होता है और फिर रिलेशनशिप पे कहीं ना कहीं जाता है, नहीं तो सिचुएशनशिप में ही रह जाता है। तो अभी तो कहीं ना कहीं प्यार को सिचुएशनशिप में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक हो गया रिलेशनशिप, दूसरा आ गया सिचुएशन वाला। ये क्या है यार मुझे तो अभी बहुत सारे वर्ड पता पड़े हैं। सिचुएशनशिप होता है, ये तो मुझे भी नहीं पता था। नैनोशिप होता है, नैनोशिप, और बहुत सारे शिप्स होते हैं भाई जिसमें लोग सिंगल कर रहे हैं आजकल। बट सिचुएशनशिप तो मतलब कि एक लड़का लड़की जब साथ में है, दोनों साथ में मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वो एक दूसरे के हैं, और जब वो नहीं है साथ में, वो सबके है। अच्छा, तो इसको कहते हैं कि आप हमेशा अपने ऑप्शंस खुले रखते हो, और जिसके साथ रहना पसंद करते हो उसके साथ हैंग आउट करते हो, और इमोशनल फिजिकल लेवल पे हर तरीके से। और जब आप साथ नहीं होते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हो। यू डोंट हैव एनी बाउंड्रीज, आपके पास कोई कमिटमेंट्स नहीं है। और जो लोग आजकल लोगों को पसंद है कि हमें किसी को कहना ना पड़े कि नहीं मैं तो तेरे से ही शादी करूंगा, हमें किसी से कहना ना पड़े नहीं मैं तो तेरे साथ ही रहूंगा। जब दो लोग इस चीज़ को मानने को तैयार हैं कि नहीं मैं तो तेरे साथ ज़िंदगी आगे नहीं बिताना चाहता, बट अभी मैं जो एंजॉय कर पा रहा हूँ वो बहुत बढ़िया चीज़ है, आई एम गुड, तो दिस इज कॉल्ड सिचुएशनशिप। अब इसमें क्या होता है कि लोग क्या है, एक बंदा कह रहा है कि नहीं तुम आओ मेरे साथ रिलेशनशिप में, दूसरा कहता है कि नहीं भाई अभी मैं नहीं कर सकता कमिटमेंट। तो यहाँ एक आदमी सिचुएशनशिप में पड़ जाता है कि सिचुएशन खराब है। तो इसमें ज़्यादातर लड़के पड़ते हैं, क्योंकि लड़कों को हो जाती है अटैचमेंट। क्या है ना, लड़कियाँ समय के हिसाब से अपग्रेड कर गई हैं अपने आप रिलेशनशिप में, चाहे वो किसी भी तरीके से। लड़के क्या वहीं फंसे हुए हैं अब तक, है ना। तो ये है दिक्कत, मुझे ऐसा लगता है। हर लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा समझदार जो व्यक्ति है, जो अपने काम और सब चीज़ को प्रायोरिटी देता है, तो वो इन सब चीज़ों के बारे में कम सोचता है ना। लड़कियों को ये है कि लड़कियाँ एम्बिशियस हैं आज के ज़माने में, लड़कियों को बराबरी हो, चाहे वो किसी को जॉब्स हो गई, हर फील्ड में भाई लड़कियाँ हैं, है ना। और उन्होंने ये देखा है, समझा है अपने घर में, अपने दोस्तों में, परिवारों में कि कैसे कैसे रिलेशंस रहे, तो वो सीख गई हैं बहुत ज़्यादा कि नहीं भाई इतना जल्दी कमिटमेंट नहीं देनी किसी को, रुको तुम तसल्ली से, मुझे अगर लगेगा कि तुम हो तभी मैं आऊँगी। चीज़ ही नहीं है, बदनामी वाली क्या चीज़ है। देखो अच्छा, आप किसी रिलेशनशिप में ही नहीं हो, मान के चलो कि मैं किसी रिलेशन में नहीं हूँ, आई एम हैंगिंग आउट विद 3 to 4 गर्ल्स एवरी डे, मैं ऐसा करता नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो मेरा ये है कि जब मैं सिचुएशनशिप में हूँ किसी के साथ, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता भाई, मैं 4 से मिलूँ तो तुम्हें क्या लेना देना, अगर मैं तुमसे बढ़िया मिल रहा हूँ ना, दैट्स इट। तो ये वाली चीज है भाई, सिचुएशन के हिसाब से। हाँ, अगर सिचुएशन अलग है तो मैं उससे जाके मिल रहा हूँ, अगर सिचुएशन अलग है तो मुझसे जाके मिल रहा हूँ। अब उसमें ये नहीं कि मैंने तुमसे 4 दिन बात नहीं करी तो मेरा तुमसे रिलेशन थोड़ी ना है, कि हम तो कोई कमिटमेंट थोड़ी ना हमारी तुमसे। नहीं करी तो नहीं करी, आप जब मिलेंगे तो हैंग आउट कर लेंगे। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है नई जनरेशन पे, पॉजिटिव इम्पैक्ट 100% नेगेटिव इम्पैक्ट है। वो आएगा जब वो लॉन्ग टर्म में आने वाले बड़े बड़े, जब शादी करेंगे, जब रिलेशनशिप में किसी सीरियस रिलेशनशिप में आएंगे, तो दे विल एंड अप चीटिंग, है ना। क्योंकि शुरुआत से ही इतने सारे ऑप्शंस तुम लेके चल रहे हो, तो आगे जाके एक व्यक्ति के साथ टिके रहना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे अगर आप ऐसी प्रैक्टिस अगर आप रखते हो, तो आगे जाके किसी एक व्यक्ति के साथ टिकना, चाहे वो आपके लिए कुछ भी करते, बड़ा मुश्किल है आज के दिनों में। तभी और आजकल शादियों में भी कोई कमिटमेंट दे ही नहीं रहा, आप देख ही रहे हो, है ना। पर अच्छे लोग हैं, ये मैं कहूँगा। जैसे कि मैं ऐसे करके तो बोलूँ, जैसे कि मैं हाँ नहीं ऐसे करके जैसे कि मैं देखिए मैं अपनी बड़ाई नहीं करता हूँ, है ना,
एक अच्छा रिलेशनशिप किसे कहते हैं? एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे कहते हैं भाई? एक अच्छा रिलेशनशिप इसे कहते हैं कि देयर इज नो सेकंड थॉट। अगर आप किसी बात को उससे कह दो, आपके मन में पहला और आखिरी कोई थॉट ही ना हो कि ये बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या सोच रहा होगा, तो वो एक आइडियल रिलेशनशिप है। देयर आर नो बैरियर्स, नो बाउंड्रीज, कोई बॉर्डर नहीं है आपके उसके बीच में। एवरीथिंग इज फिल्टरलेस, कोई फिल्टर नहीं है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज आइडियल रिलेशनशिप। दूसरी बात कि आपका दिन उससे शुरू होता है और आपका दिन उस पर ख़त्म होता है, चाहे आप मिल रहे हो या नहीं मिल रहे हो, है ना। और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, दिन के 15 मिनट भी कर पा रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और वो मन से होना चाहिए मेरे हिसाब से। मिलो जुलो, गो ऑन ट्रिप्स, सारी चीज़ें। एक समय के बाद तो लोग ये कहते हैं ना, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं कैसे कॉल करूं तुझे? टाइम एक बहुत बड़ा इशू है, मेरे साथ भी बहुत बड़ा इशू है टाइम का। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि टाइम निकालना तो पड़ता है भाई। चाहे आप जब उठे हो ना, तब उसको वीडियो कॉल कर लो। आपकी आँख एक खुल रही हो, एक नहीं खुल पा रही हो, तो अभी चलेगा, तो भी चलेगा। मेरे लिए तो बहुत स्पेशल चीज़ होती है वो। तो टाइम तो निकालना पड़ता है, चाहे आप कहीं बैठ के निकालो। तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप। क्योंकि क्या होता है कि जब समय के साथ साथ ना प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, और इतनी बढ़ जाती हैं कि जब एक को सॉल्व करने निकलते हो तो दूसरी खड़ी रहती है, और समय तो आपके पास वैसे भी नहीं है। तो अगर चीज़ों को, आपके रिलेशनशिप में कोई नेगेटिव चीज़ भी आ गई है, सेम डे उसको ख़त्म कर लो। चाहे आपको उसके लिए मिलना पड़े, चाहे आपके लिए उसको सॉरी बोलना पड़े, और प्यार से बात समझाओ किसी को। तो ये चीज़ है मेरे हिसाब से। आपने कभी डिस्टेंस का नाम सुना है? डिस्टेंस तो नहीं सुना भाई मैंने। लॉन्ग डिस्टेंस तो सुना होगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो मैंने सुने हुए। तो ये क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज जस्ट लाइक कि आपका पार्टनर आपसे 100, 1000, 2000 किलोमीटर दूर रहता है, और यू आर मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप विच इज ओनली बेस्ड ऑन कम्युनिकेशंस। उसमें कोई फिजिकल मीटिंग नहीं होती, केवल आप एक दूसरे से बात कर रहे होते हो, और आप एक दूसरे का सपोर्ट होते हो उस टाइम पे कि ठीक है, इफ़ आई एम नॉट देयर इन अ फिजिकल मैनर, बट आई एम देयर फॉर यू इन अ इमोशनल मैनर। आप कन्वर्सेशन लेवल पे हो उसके साथ, तो आप कभी 6 महीने में एक बार मिलते हो, आप 1 महीने में एक बार मिलते हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज़ है। ज़्यादातर लोग चीटिंग भी उस रिलेशनशिप चीट में तो चलता ही है लॉन्ग वाले में। लॉन्ग चीट का तो डैश लगा हुआ है बीच में। ऐसा नहीं है, बस क्या होता है ना कि लोग टाइम नहीं दे पाते। फिर पार्टनर को लगता है कि नहीं, आई नीड समवन कि जो मुझे प्रायोरिटी दे, जो मुझे टाइम दे, है ना, और जो मुझसे मिले, जो एक रिलेशनशिप में पहले हुआ करता था उन दोनों के बीच में। वो चीज़ जब लॉन्ग में नहीं हो पा रही है, तो वो फिर ढूंढते हैं किसी को, और ढूंढते नहीं है, कहीं ना कोई उसे टकरा ही जाता है। और कहीं ना कहीं लोग बैकअप भी रखते हैं कभी कभी, है ना, और कहीं ना कहीं वो चीज़ चीटिंग में कन्वर्ट हो जाती है। अगला बंदा कुछ सोच रहा होता है, आप कुछ और कर रहे होते हो। तो आजकल तो बहुत नॉर्मलाइज सी हो गई है ये चीज़। बट एक्चुअल में अगर मैं आपको नॉर्मल बताऊं तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज़ वेरी हार्ड टू मेंटेन, और जो लोग कर लेते हैं उनसे बढ़िया कोई नहीं होता। एक चीज़ ये भी तो चल रही है ना, कोई तीसरा आ जाता है, वो बीच में घुस के चीज़ें बिगाड़ देता है। ये तो सदा से चला रहा है भाई। देखो, एक व्यक्ति होता है जिसको आपको, जो जीवन में हमेशा आपसे जलता रहा है या फिर जलता है। ऐसा भी होता है, किसी 2 दोस्त हैं, एक लड़की पसंद आ गई एक से, तो वो हो गई, उसकी रिलेशनशिप में आ गया। फिर दूसरा लड़का आया, उसने उसके बारे में कुछ बात कर दी। बेस्टीज बीच में आ जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, मेल बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स आ जाते हैं बीच में। तो ये तो बहुत नॉर्मल ये चलता रहता है ये सब। बट इसमें ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं ये कहूँगा, इफ़ आई गिव यू एन एडवाइस, कि अपना रिलेशनशिप किसी को बताओ मत। ऑब्वियसली वो फ्रेंड सर्कल में पता रहेगा, बट आप जब हर पल पल की बातें अपने किसी फ्रेंड को या फिर बेस्ट फ्रेंड को बताते हो ना, तो कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव तैयार करते हो अगले के मन में। और जब आपके संग बुरा होता है ना, तो वही पर्सपेक्टिव वो आप पे पेल देता है, देख ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था। तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट आप हो जाते हो। अगर आपकी रिलेशनशिप में लड़ाई भी होती है,
तो आपके ही बीच में रहे वो। अगर तीसरे इंसान तक गई और उसका पॉइंट ऑफ व्यू उसके बीच में आया तो आप दोनों नहीं समझ पाओगे एक दूसरे को, क्योंकि आपकी और अपनी चीज़ आप ही समझ सकते हो। अगर उसके मेरे बीच की लड़ाई है तो मैं उसको रिजॉल्व करूँगा, ना कि तीसरा बंदा आके रिजॉल्व करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी आपकी रिलेशनशिप में भाई लड़ाई हो जाए, किसी को मत बोलना। हमेशा आप बैठो शांति से, मारो एक दूसरे को, कुछ करो, बट एक दूसरे के साथ ही रिजॉल्व करो। तीसरे तक कभी मत लेके जाना। एक टॉपिक और इसमें शामिल है, मेल बेस्ट फ्रेंड और फीमेल बेस्ट फ्रेंड वाला। ये मान लीजिए आप लड़की हैं, मैं लड़का हूँ, हम दोनों रिश्ते में हैं, मेरी कुछ फीमेल फ्रेंड है और आपके कुछ मेल फ्रेंड है, तो वो क्या है? ज़रूरी है, मतलब होना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं होता। मतलब आप कॉलेज में हो, आप स्कूल्स में हो, तो होता है ये। देखो, आप जब एक फ्रेंड सर्कल में हो, देखो हम तो जिस टाइम में थे और जैसे हम स्कूल वगैरह में पढ़े, तो हमारा तो फीमेल इंटरेक्शन बहुत कम था। वह हमारे, जब मैं कॉलेज में था तो मेरे 50-60 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी में 7 लड़कियाँ थी, बाकी सब लड़के थे। नहीं, कितनी थी? 7 थी? 7 थी। नहीं, मैंने जहाँ से पढ़ाई करी पूरी स्ट्रीम में लड़की नहीं थी। तो मतलब वो तो हमारे कॉलेज में आई, स्कूल में तो बड़ा बुरा हाल था। तो मतलब हमारे साथ तो ऐसा जनरली नहीं रहा है कि हमारी कोई लड़की बेस्ट फ्रेंड रही हो, बट दोनों ही चीज़ें यार। देखो, चीटिंग वीटिंग करना और ये सब करना कभी भी हो सकता है, और कभी कभी चलता भी है। मेल बेस्ट फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे होते हैं और कभी कभी फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरा तो ये मानना है, रखो, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी से कंपेटेबिलिटी बैठ रही रखो, बट आने वाले रिलेशनशिप में ना वो टांग तोड़ाएंगे, टांग अड़ाएगी, ये बात कंफर्म है कहीं ना कहीं। ये तो है। तो ये रखना ना रखना ना के बराबर है, हाँ के बराबर है। जब आपका पार्टनर इतना अच्छा होगा ना, तो आपको किसी बेस्ट फ्रेंड की जरूरत ही नहीं है। ही इज योर बेस्ट फ्रेंड ओनली। आपका पार्टनर ही आपका बेस्ट फ्रेंड है, वही सब कुछ है। वो आपका टीचर भी है, वो आपका नौकर भी है, डॉक्टर भी है ना, वो आपका डॉक्टर भी है, वो आपका सब कुछ होता है। तो एक्चुअल में आपको किसी बेस्ट फ्रेंड की नीड होती ही नहीं है उसके बाद की। लेकिन जो लोग बनाते हैं, बनाती हैं, उनके लिए क्या कहना है? मेरे साथ तो ऐसा रहा नहीं है भाई, बट बन जाना तो एक ऑब्वियस चॉइस नहीं होती। मतलब आप बनाते तभी बनेगा। आपकी किसी के साथ दोस्ती होती हो तो आप चाह के नहीं होते हो कि मैं इसका दोस्त बन जाऊँ या मेरी दोस्त बन जाए। वो एक कंपेटेबिलिटी बैठती है कि हाँ चल, मेरा देर साथ है, मेरा ऐसे ऐसे है ना। आप कॉलेजेस में हो, अलग अलग कॉलेज में हो, आपका मतलब आप क्लासमेट है कोई है, तो हो गया, तो इतनी कोई, दैट इज नॉट अ बिग थिंग, नॉट अ बिग डील। मान लीजिए आपको कोई पसंद कर रहा है, तो उसको आप कैसे मतलब अप्रोच करोगे, कैसे उसको विश्वास दिलाओगे कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ? भाई लड़के क्या करते हैं ना, आजकल जाते हैं इंस्टाग्राम आईडी पता करते हैं, हाय हेलो ही हूँ, क्या कर रही हो, अरे जवाब नहीं दे रही हो, इग्नोरिंग मी। तो ऐसे बड़े पॉजिटिव लोग होते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। पहली बात, इफ़ यू लाइक समवन, अगर वो फिजिकल मैनर में आपके साथ अवेलेबल है, नॉट इन दैट फिजिकल मैनर, आमने सामने आपके साथ रहती है, ऑफिस में है, उसमें तो आप जाके हाय हेलो कर सकते हो, यू कैन आस्क फॉर अ हेल्प, उससे आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकती है। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि अगला बंदा भी आप में इंटरेस्टेड है या नहीं है, फिर वो भी आपको भाव नहीं देता। जहाँ आपको भाव ना मिले वहाँ से निकल गए। यू शुड ऑल्सो हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। अगर आप किसी से वैसे चैट वगैरह पे हो तो हाय हेलो भेज सकते हो, यू कैन गेट टू नो ईच अदर, थोड़े जोक्स क्रैक कर लो, ये सब कर लो, है ना। बट डिपेंड करता है कि भाई सामने वाला जवाब क्या दे रहा है। अगर शी इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड और वो आपसे रिवर्ट बैक करके आपसे भी अपने हॉबीज़ पूछ रही है, सब कुछ कर रही है, तो जनरली आप करो। आई विल से, अगर आप समझदार आदमी हो तो आप सब कर लोगे, क्योंकि अट्रैक्शन दोनों तरफ से होना चाहिए। देन यू कैन ओनली क्या कहते हैं, आप एक साथ रह सकते हो। अगर सिंगल साइड से ही हो तो आपको कुछ नहीं करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी तीसरे आदमी से मत कहलवाओ कि यार से कहते हैं उससे मेरी करा दे, जैसे आजकल लोग करते हैं मेरी बात कर ले उससे, मेरी उससे कर ले। ये तो बड़ा चीप मैनर होता है, ऐसे कुछ नहीं होता। डीएम्स में जाके मैसेजेस करना, यार नंबर किसी और से लेकर आप उसको टेक्स्ट कर रहे हो, ये सबसे गलत चीज़ होती है ना। यू विल बी अ बिग रेड फ्लैग। नंबर मांग के किसी को टेक्स्ट नहीं करना है, नहीं, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। एग्जैक्टली। तो ये एक जेंटलमैन वाले चीज़ें नहीं है जो आप करते हो, लोग करते हैं। नॉर्मली आप रखो, अगर उसको पसंद हो गए आप तो बात करेगी, नहीं होगा तो नहीं करेगी।
लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर इन. लोग तो जबरदस्ती पीछे लगे हुए हैं ना, उसको रास्ते में स्टक कर रहे हैं, रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, तू मुझसे बात कर, नहीं कर, बात करेगी तो भाई उससे क्या दिलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. बट इससे इसका एंड रिजल्ट तो कुछ है ही नहीं ना. कुछ है नहीं, एंड प्रोडक्ट कुछ नहीं. एंड प्रोडक्ट तो कोई है ही नहीं. आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब कर रहे हो और एज अ ह्यूमन बीइंग आप बड़ा गलत कर रहे हो किसी के साथ. वो तो किसी को परेशान करना ही हुआ ना. अगर आपको कोई पसंद नहीं कर सकता तो आपको कैसे प्यार करेगा? ऐसे थोड़ी ना करेगा कि आपसे 4 लोगों से बात कराओ, रोकना टाकना ये सब करना. ये तो बेकार की चीज़ है. अगर किसी को आप में इंटरेस्ट होगा तो वो लेगा इंटरेस्ट, नहीं होगा तो नहीं लेगा. तो आज के हिसाब से एक लड़की को कैसी पर्सनैलिटी कैरी करनी चाहिए? आज के हिसाब से जितना सिंपल रहोगे उतना अच्छा है. ज़्यादा बड़े लंबे बाल, खैर वो तो डिपेंड करता है. रंग बिरंगे बाल, रंग बिरंगे वो, उल्टी सीधी दाढ़ी, रंग बिरंगे कपड़े, ऊंची ऊंची पैंटें, है ना. आजकल तो लोग सॉक्स भी नहीं पहनते यार. मतलब कम से कम एड़ियाँ तो साफ रखो तुम. तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए लोगों को. स्किनी पैंट्स नहीं पहननी चाहिए, है ना. तो जितना सिंपल और जितना सोबर लगोगे उतना अच्छी पर्सनैलिटी लगेगी. अच्छा परफ्यूम लगाओ, स्मेल गुड. वॉचेस, अगर वॉचेस आर इम्पोर्टेंट इन मेंस ग्रूमिंग तो वॉच आप रखो 1-2. और शूज़ पे आप अच्छे शूज़ पे इन्वेस्ट करो. और वो भी डिपेंड करता है कि कहाँ आप जा रहे हो. हर ओकेशन के हिसाब से डिफरेंट शूज़ होने चाहिए. पार्टीज़ के लिए फॉर्मल्स हो गए, नॉर्मल आउटिंग के लिए स्नीकर्स पहन सकते हो, है ना. स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स वाले, जैसे आजकल क्या है बारात में लोग स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चले जाते हैं गोल्ड स्टार के. तो नहीं है वो चीज़ अच्छी नहीं लगती. फॉर्मल्स पहनने चाहिए. तो जितना आप सिंपल और ओकेशन वाइज लगोगे, कॉलेज में तो कॉलेज जैसे लगो, ऑफिस में तो ऑफिस जैसे लगो, जैसे सटल कलर्स पहनोगे उतना एक अच्छा आइडियल नॉर्मल हेयर लुक रखोगे. स्पाइक्स और वो सब ना रखो, है ना. तो ये मुझे लगता है कि सही चीज़ है. परफ्यूम, तो फिर कौन सा परफ्यूम कब लगाना चाहिए? यार परफ्यूम तो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा वैसे. सपोज ऑफिस है, उसमें मीटिंग करने जा रहा हूँ, तो कौन सा परफ्यूम मुझे लगाना है? देखो परफ्यूम ना एक वैसी चीज़ है कि अभी अभी शौक लगा है खैर मेरे को तो. बट अब आपको जैसे पता होगा परफ्यूम तो परफ्यूम है. बट परफ्यूम डिपेंड करता है कि क्या सीज़न है, क्या मौसम है, दिन है या रात है. इस चीज़ पे परफ्यूम डिपेंड करते हैं. और विंटर्स के लिए अलग आते हैं, समर्स के लिए अलग आते हैं. तो देयर आर डिफरेंट परफ्यूम प्रोफाइल्स, है ना. तो वो चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी. अगर मैं आपसे बोलूँ कि ऑफिस के लिए अगर एक बहुत नॉर्मल सा एक अच्छा सेंट होगा तो ब्लू द शनेल का एक ऑल्टरनेटिव आता है, ब्लू बाय अहमद. ब्लू बाय अहमद, यस, ब्लू बाय अहमद यू कैन ट्राई. बहुत अच्छा सोफिस्टिकेटेड, फ्रूटी और एकदम फ्रेश स्मेल करता है. दूसरा है रसासी फतान. रसासी फतान, यस, और वो थोड़ा और कम प्राइस में आ जाएगा. वो वेरी गुड सेंट. अगर कहीं मीटिंग करने जा रहे हैं. मैं बहुत यूज़ करता हूँ उसे. और एक नॉर्मल आप लताफा का फकर यूज़ कर सकते हो कि वही ये परफ्यूम है. हाँ. या हम किसी को गाली दे रहे हैं? FAKKAR. अच्छा सॉरी, उर्दू वर्ड है. क्योंकि मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स आजकल मार्केट में ट्रेंड ज़्यादा कर रहे हैं. डिज़ाइनर परफ्यूम्स क्या है, महंगे बहुत आते हैं, 30,000, 40,000, 50,000 तक के आते हैं. बट वो वही सेम परफ्यूम प्रोफाइल जो है ना, आप अच्छे प्राइस में प्योर अच्छे ऑयल्स के साथ UAE के, दुबई के मार्केट से, मतलब आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो. तो ये कुछ 3-4 ब्रांड्स हैं. लताफ़ा हो गया, रसासी हो गया, और मेशन अलामरा हो गया, है ना. और कौन से हैं हमारे पास यार, बहुत सारे हैं. अब मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, लाइक मैं अपनी दोस्त के साथ घूमने जा रहा हूँ, तो उस समय मुझे कौन सा परफ्यूम लगाना चाहिए? घूमने फिरने के लिए तो देखो, आपको जब आप घूमने जाते हो तो थोड़ा सा आपको ना प्रोजेक्शन अच्छा चाहिए कि आप जब अगर आपने सेंट लगा लिया आज तो शाम तक रहे. जो कि आजकल के जो 500, 600, 700 रुपये वाले सेंट नहीं टिकते. इनकी ब्रांडिंग तो बहुत ज़्यादा होती है बट वो टिकते नहीं है इतने, है ना. तो आई सजेस्ट यू, इट इज़ माई फेवरेट परफ्यूम, रसासी हवस. भाई मेरा फेवरेट परफ्यूम है रसासी हवस. द बेस्ट परफ्यूम यू कैन हैव. वो चाहे ऑफिस में लगाओ, चाहे आप पार्टीज़ में लगाओ, चाहे आप किसी के ओकेशन में लगाओ, द बेस्ट सेंट यू कैन हैव. और वो एक ऐसा सेंट है ना मतलब मैंने जिसको स्मेल कराया है, आई हैव अ कलेक्शन ऑफ परफ्यूम. मैंने जिसको भी स्मेल कराया उसे कहा भाई ये बेस्ट है. मतलब अभी मेरे पास करीबन होंगे 20-25 सेंट होंगे, परफ्यूम्स होंगे. तो उसमें से हैं बहुत सारे महंगे भी हैं उससे, ऐसी बात नहीं है. बट वो था भाई, अभी मैं आपको किस्सा बताता हूँ.
मैं अपने दोस्त को छोड़ने गया था और मैंने परफ्यूम जो लगाया था वो लगाया था दोपहर के 12 बजे। मैं अपने दोस्त को छोड़ने गया हूँ रात को 11 बजे बस स्टैंड पे, और मैं पूरा पसीने से भीगा हुआ हूँ, और रात के दोपहर के 12 से और 11 बजे तक फ़र्क हो जाता काफ़ी अच्छा खासा। तब पसीने में भीगा हुआ हूँ बिल्कुल पागलों की तरह, और मैं पानी की बोतल लेने गया खोगे से। खोगे वाला भाई दूर बैठा हुआ था, कम से कम नहीं तो 2-3 फीट दूर बैठा हुआ था। कहता भैया क्या जुआ की स्मेल आ रही है? मैं कहा अच्छा क्या, मतलब क्या होता है ना, परफ्यूम भी ना आपकी स्मेल के साथ रिएक्ट करते हैं, पसीने के साथ रिएक्ट करते हैं, ज़्यादा फैलते हैं। बहुत सारे परफ्यूम्स ठंड में ज़्यादा फैलते हैं, बहुत सारे परफ्यूम्स गर्मी में ज़्यादा फैलते हैं, तो ये अंतर होता है। ठीक है, तो अभी फिर वॉच अगर मैं अपने लिए खरीदूं तो मुझे वॉच कौन सी खरीदनी, कौन सी ब्रांड में इन्वेस्ट करना चाहिए वॉचेस के लिए? देखो वॉचेस की तो कोई लिमिट नहीं है भाई, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो कैशियो से कर सकते हो। कैशियो की कोई भी एंटाइसर में और एडिफेस की कोई भी वॉच आप ले सकते हो। अगर विंटेज सीरीज़ में जा रहे हो तो A68 के अलावा भाई कोई सी भी ले लेना, A500 ले लो, बहुत अच्छी है वो, है ना, क्योंकि A68 तो बहुत नॉर्मलाइज हो गई है। और टाइमेक्स की वॉच ले सकते हो। टाइमेक्स की वॉचेज आर वेरी प्रीमियम येट अफोर्डेबल। आपको 5 से 6 हज़ार रुपये में बहुत अच्छी वॉच मिल जाएगी, और मतलब जो क्वालिटी वो ऑफर करते हैं टाइमेक्स, वेरी गुड। आई विल नॉट प्रेफर टाइटन, मतलब लोग मेरे से कहेंगे भाई तुम टाइटन का नाम क्यों नहीं ले रहे हो, तो टाइटन के एक तो डायल ना बहुत बड़े होते हैं, और हमेशा आपको ना स्मॉल डायल पहनना चाहिए। जैसे ये टाइमेक्स की वॉच है ना, अब ये इसका भी डायल मुझे बड़ा लगता है। एक मेरे पास कैशियो की वॉच है, वो जो लास्ट टाइम हमने देखी थी, उसका मुझे डायल सही लगता है। तो मिनिमल छोटे डायल, जितनी मिनिमल आपकी वॉच होगी वो अच्छा है। इतने बड़े बड़े डायल और वो फूल और ये सब नहीं लगे हों, है ना, नॉर्मल आपकी वॉच हो, तो ये मेरे हिसाब से 2-3 मैं ब्रांड आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। शूज़ का भी कुछ बता दीजिए अकॉर्डिंग टू जनरेशन। शूज़ की तो कोई लिमिट नहीं है भाई। शूज़ तो, स्नीकर्स तो ऐसी चीज़ है कि मतलब मेरा तो ऐसा होता है कि मैं तो महीने में 2 मंगा ही लेता हूँ। तो शूज़ आप स्टार्ट कर सकते हो पूमा के साथ, अच्छा ब्रांड है। पूमा में आप हमेशा जाओ तो स्नीकर्स में जाना, कभी भी स्पोर्ट्स में मत जाना। पूमा में आप जाओ। एडिडास है, एडिडास के बहुत अच्छी शूज़ है। और इंडियन ब्रांड्स में कॉमेट एक बहुत अच्छा ब्रांड है ना। यूनाइटेड कलर्स और बेनेटन के भी पहन सकते हो, आज मैंने पहने हैं, अच्छे लगते हैं काफ़ी। तो और नाइकी है। A6 बहुत अच्छा ब्रांड है मुझे लगता है। A6, यस, मेरे पास A6 के टाइगर रनर 2 है, वन ऑफ द बेस्ट शूज़ आई हैव। और मुझे नहीं लगता कि मोस्ट कंफर्टिंग, मोस्ट स्टाइलिश, मोस्ट कूल लुकिंग शूज़, वेरी सिंपल, मज़ा आ जाता है भाई उन्हें पहन के। और स्केचर्स है, स्केचर्स इज़ वेल नोन फॉर द कंफर्ट बहुत बढ़िया है उनके अंदर, बट बहुत ही सिंपल होते हैं, मतलब इतने स्टाइलिश नहीं लगेंगे आपको, वेरी सिंपल बट वेरी कंफर्टेबल शूज़। ये कुछ शूज़ है आप पहन सकते हो अपने इसमें। बाकी अगर आप ऐसे सोफिस्टिकेटेड, थोड़े ऑफिस जेंटलमैन टाइप हो तो स्टार्ट वेयरिंग फॉर्मल्स ओनली विद सूट्स एंड ऑल। आपके हिसाब से खाना खाना क्या है? खाना खाना 2 लोगों के लिए है, एक तो जीवन जीने का सहारा है और कुछ लोग जीवन ही उसके लिए जी रहे हैं। खाना तो दोनों के लिए ही है। कोई खाना खाने के लिए लड़ रहा है, कोई लड़ ही रहा है खाने के लिए और कोई इतना खा रहा है तो उसको मना करना पड़ रहा है कि अब भाई अब हाँ, तो खाना तो है ही, इमोशन है, इमोशन। आगरा में सबसे अच्छा जो देसी खाना है, लाइक रोटी सब्जी ढाबे वाला, वो कहाँ मिलता है? देयर इज नो वन सच प्लेस कि जहाँ पे आपको सब अच्छा मिल जाए। आगरा में तो खैर बड़ा मुश्किल है, बट कुछ चीज़ें हैं जो हाँ अलग अलग जगह अच्छी मिलती हैं। जैसे हमारा एक शिवा ढाबा है, शिवा फैमिली ढाबा, जो पथौली पे है। शिवा ढाबा के नाम से बहुत सारी जगह है, बट पथौली पे एक जगह है शिवा फैमिली ढाबा, जो पहली बार जब खुली थी 2018 में, तब हम उसके पहले कस्टमर थे, चाय पी थी हमने, तो तब से हम वहीं जाते हैं। उनकी आप कोई भी चीज़ ट्राई कर लो, सेब भाजी, कश्मीरी दम आलू बहुत बढ़िया है उनके यहाँ का, और बहुत बेसिक सा खाना है उनका, मतलब बहुत बेसिक प्राइसिंग, 160-180 रुपये, हार्डली आपका 4 लोगों का बिल 500 रुपये बैठेगा। दूसरा यहाँ पे एक यादव ढाबा है इधर मदिया कटरा पे, जो हम आते हैं नीचे उतर के, भाई यहाँ की दाल बड़ी अच्छी है, मैं अभी रिसेंटली ट्राई करी, और सेब भाजी बहुत बढ़िया है। और एक अगर आप फतेह रोड पे जाओगे तो वहाँ कोई एक ढाबा है, मुझे नहीं पता, बट नाम मतलब पहले उनकी दाल बहुत अच्छी थी, अब तो बहुत बेकार कर ली उन्होंने। बहुत सारे पॉपुलर ढाबे भी हैं आगरा के अंदर, बट आई विल नॉट रिकमेंड उनको, क्योंकि कहना नहीं चाहिए, बट क्वालिटी
से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है बहुत सारे ढाबे वालों ने आगरा में, जो पहले मैं टेस्ट करा है और फिर अब जो मैंने टेस्ट किया है उसमें क्वालिटी में फ़र्क आया। बट मैंने आपको 2-3 नाम में जो बता रहा हूँ वो अच्छे हैं। जिसमें यादव ढाबा बताया आपने, एक फैमिली ढाबा, शिवा फैमिली ढाबा, एक तीसरे का नाम याद नहीं है आपको। हाँ, नाम नहीं याद है यार। गोलगप्पे सबसे ज़्यादा अच्छे कहाँ मिलते हैं आगरा में? टिकिया। गोलगप्पे तो मैं भी आपके पॉडकास्ट से पहले ही खा के आया था। इधर एक रगड़े वाले भैया लगाते हैं, उनकी अच्छी है। गोलगप्पे का देखो, एक तो आप वहाँ जाओ पानी की टंकी के पास का जो है शीतला गली में, शीतला गली, पानी टंकी के सामने जो 10 रुपए की 16 टिकिया देते एक समय पे, वहाँ आप जा सकते हो। एक राजपुर चुंगी पे मारुति नंदन करके है, मारुति नंदन राजपुर चुंगी पर चाट भंडार, वहाँ के अच्छे हैं। और रगड़े वाले बहुत अच्छे हैं गोलगप्पे, है ना। एक हमारे गुप्ता जी हैं दयालबाग में, वो हींग के पानी के साथ खिलाते हैं गोलगप्पे, वो भी बड़े टेस्टी है। दयालबाग में गुप्ता जी। तो ये कुछ है, आप ट्राई कर सकते हो। टिकिया के बाद में भल्ला आता है। भल्ले का क्या सीन है आगरा के अंदर? देखो, भल्ला वैसे तो टिक्की बोलते हैं उसको, पर यहाँ भल्ला बोलते हैं। अगर आपको एक्चुअल में असली भल्ला खाना है ना, तो आप जाओ सेठ गली में। सेठ गली, यस। जैसे आपको नॉर्मली छोले डाल के दे देंगे, वहाँ टिक्की के अंदर छोले होते हैं। भल्ले जब आप टिक्की खोलोगे, भल्ला खोलोगे, उसके अंदर आपको छोले मिलेंगे, विच इज़ अ वेरी यूनिक थिंग, और वो बहुत पुरानी है। यहाँ पे क्या है, छोले वोले डाल के दे दिए वो सब। बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे आगरा का भल्ला पसंद है नहीं। मुझे जो मटर वाली जो चाट वाला जो भल्ला होता है वो पसंद है, जो आगरा में बहुत रेयरली मिलता है। तो मुझे जो है वो वाला भल्ला ज़्यादा पसंद है। आगरा का भल्ला अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पसंद। सेठ गली वाला तो पसंद है ना? ठीक लगता है, मुझे इतना पसंद नहीं है। मतलब मैं कभी आगरा में ऐसा कोई भल्ला खा के इतना इम्प्रेस नहीं हुआ कि भाई क्या खा लिया है मैंने। तो आप आगरा में खा के क्या इम्प्रेस हुए हो? आगरा में जो खा के मैं इम्प्रेस हुआ हूँ वो है बेड़ी, जो आगरा के अलावा कहीं और मिलती नहीं है। आगरा में कहाँ मिलती सबसे अच्छी बेड़ी? आपके गली के कोने पे, मेरी गली के कोने पे, जहाँ कहीं भी जो रहता है ना, अच्छा, उसकी गली के कोने पे जो दुकान है ना, वही सबसे अच्छी बेड़ी बनाता है। आगरा में वो मार्केट खत्म हो चुका है कि इसकी अच्छी है उसकी अच्छी है। भाई सब बेड़ी बहुत अच्छी बनाते हैं, सब बेड़ी बहुत अच्छी बनाते हैं। और आजकल क्या है, बड़े बड़े ब्रांड्स ने क्या किया है ना, जो उनके एक्चुअल फ्लेवर्स था, फ्लेवर जो एक्चुअल था, तीखापन था, वो ख़त्म करके बहुत नॉर्मलाइज बेड़ी कर दी उन्होंने। सिंपल मसाले रख दिए, वो रख दिए, तो टूरिस्ट को तो बहुत अच्छे लगते हैं। और जो प्योर देसी आगरा का आदमी है ना, उसको पसंद है मसाले, उसको पसंद है तीखापन। तो आज भी अपने नुक्कड़ पे ही खाएगा तो उसको ज़्यादा अच्छी लगेगी। भले मैं ये चीज़ मानता हूँ कि आपको जो ठेले पे जो स्वाद मिलेगा, उसके साथ आपको तेल और गंदगी भी बहुत मिलेगी, बट स्वाद के आगे सब हार जाता है, राइट, है ना। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ भाई, बेड़ी है जो वो आपके घर के आसपास जो मिलती है ना बेड़ी, वही बढ़िया है। डोसा सबसे आगरा में बेस्ट किसका है? क्योंकि डोसे की काफ़ी सारी वैरायटी आ गई है। लोगों ने पाव भाजी डोसा स्टार्ट कर दिया है, और यार देखो, पिज़्ज़ा डोसा स्टार्ट कर दिया है। ये कोई डोसे नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी बन रहे हैं, बना रहे हैं लोग, बन भी रहे हैं और बना भी रहे हैं। इस टाइप का कोई डोसा पहली बात तो होता ही नहीं है ना। डोसा जो ऑथेंटिसिटी जो डोसा की है, वो तो अगर मैं बताऊं तो एक तो आपका सात्विक पादुकोण रेस्टोरेंट है आगरा में। सात्विक पादुकोण आगरा कैंट पे है, आगरा कैंट, तो उनका डोसा बहुत अच्छा है। एक आप वृंदम जा सकते हो संजय प्लेस में, वृंदम, हाँ, बहुत ऑथेंटिक डोसा वो देते हैं। इसके अलावा मैं अभी नवेदम गया था, वो थोड़ा सा फैमिली टाइप है, वहाँ आप जा सकते हो। तो यहाँ पे ऑथेंटिक डोसा मिलता है जो प्योर ऑथेंटिक है, प्योर, जिसको खाने के बाद ये समझ में आ रहा है कि ये सच में दिस इज ऑथेंटिक, ये साउथ इंडियन का एक्चुअल फ्लेवर है। अदरवाइज तो फिर देसी तो डोसे वाले बहुत हैं। हमारे पहाड़ सिंह अंकल हैं, पहाड़ सिंह अंकल जो हमारे फेवरेट हैं। मतलब जब से मैंने पिछले 9 साल हो गए अंकल का 25 रुपये का डोसा खाया है मैंने, और वो डोसा मुझे सबसे बढ़िया लगता है। आगरा कैंट पे सुल्तानपुर में वो लगाते हैं अंकल। एक राहुल भाई है हमारे डोसा वाले, खेरिया मोड़ पे लगाते हैं। 50 रुपये में पनीर का डोसा देते हैं। इतनी भीड़ लगती है, 50 रुपये पनीर का डोसा, इतनी भीड़ लगती है कि मुझे नहीं लगता आगरा में किसी के पास भी भीड़ लगती होगी। खेरिया मोड़ पर राहुल डोसे वाले तो बहुत खाता था पहले। छोला भटूरा, छोले भटूरे ऑल्दो मेरे को भाई आगरा के वैसे वाले नहीं पसंद, फूले फूले वाले, तवे वाले पसंद, तवे वाले पसंद है। तवे वाले जो हैं वो कुलदीप भाई हैं हमारे, छिपी टोला के चौराहे पे ठेके के जस्ट बगल से लगाते हैं कुलदीप भाई। अब तो उन्होंने दुकान ले ली है, बहुत अच्छी बात है, और तरक्की देखते हुए बड़ी खुशी होती है। और उनसे बढ़िया मुझे नहीं लगता कि तवे वाले कोई छोले भटूरे बनाता होगा। कि तरी, उनके छोले, उनका व्यवहार बहुत बढ़िया है उस व्यक्ति का।
और हमेशा श्री हरिदास और राधे राधे और बस भगवान जी के गुण गाते हैं, और बहुत बढ़िया आदमी है। आप अगर जाओ तो ट्राई करना, और भाई आप जाओ तो आप भी ट्राई। पाव भाजी के बारे में क्या कहना है? पाव भाजी मुझे नवेदम पाव भाजी मुझे यार वृंदम की अच्छी लगती है, और हल्दीराम बीकानेर की भी अच्छी है पाव भाजी। इसके अलावा तो नहीं है लगती मुझे कहीं पे अच्छी, और शायद मैंने ट्राई भी नहीं करी, मुझे पसंद भी नहीं है इतनी पाव भाजी। अच्छा, पाव भाजी का आदत भी पसंद ही नहीं है। हाँ मतलब मैं ज़्यादातर बाहर ही ट्राई करी है मैंने पाव भाजी। अगर मैं पाव भाजी इज नॉट माई फर्स्ट चॉइस टू ईट इन एनी रेस्टोरेंट एट। मैं कुछ भूल रहा हूँ। पिज़्ज़ा के बारे में भी कुछ कहना है क्या? नहीं, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर पिज़्ज़ा, बिकॉज पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है ना, बहुत कम लोग खाते हैं, और आजकल लोगों को वैसे बेस वाली पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, जो 30 40 50 रुपए में मिल जाता है। दैट इज नॉट ऑथेंटिक पिज़्ज़ा। अच्छा पिज़्ज़ा खाना है तो नेपोलितान पिज़्ज़ा आप खा सकते हो। कौन सा? नेपोलितान पिज़्ज़ा। नपोलितान शहर का नाम है, पिज़्ज़े का नाम है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इटली, और एक्चुअल में पिज़्ज़ा उसको ही कहते हैं। बाकी जो हम लोग खा रहे हैं डोमिनोज में और ये, दीज आर अमेरिकन पिज़्ज़ास। इनका डो इतना फर्मेंट नहीं होता, वो सब होता है ना। एक्चुअल में जो इटली से डिराइव जो पिज़्ज़ा है, जिसमें प्योर ऑथेंटिक टमाटो एंड बेसिल की सॉस होती है, वो सब होती है, वो नेपोलितान पिज़्ज़ा है। अब तो आगरा में काफ़ी जगह मिलता है, ओल्ड इंग्लैंड कैफ़े में मिलता है, और चामस्का में मिलता है, और सैम्स पिज़्ज़ेरिया करके है कोई, वहाँ मिलता है ना। और बड़े बड़े अच्छे मतलब रूफ टॉप्स वगैरह में आपको मिल जाएगा। तो आगरा के हलवाइयों के बारे में आपका क्या कहना है? कभी ऐसा हुआ किसी आगरा हलवाई से लड़ाई हुई हो खाने के पीछे जाके? हुई तो नहीं है मेरी लड़ाई, बट शुरुआत के दिनों में हम शुरुआत कर रहे थे, तब एक हलवाई ने मेरे ऊपर कलची फेंक के मार दी होती। अच्छा। क्योंकि हम ऐसे ही चोरी छुपे शूट करते थे। बिचपुरी का मैं एक समोसे वाले भैया है, उनके समोसे खाते थे हम पहले। ठीक है। तो मैं वीडियो बनाने लग गया, उसको लगा भाई पता नहीं कोई रिपोर्टर अरेस्टिंग ऑपरेशन कर रहा हो, उसने ऐसे लिया और एकदम से कलची उलची मार दी होती मेरे में। तेल था उसमें गरम, तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। नहीं तो हलवाई तो अच्छे हैं भाई, जुगाड़ू है सबसे बढ़िया। आगरा का हलवाई इतना जुगाड़ू है कि सस्ते सस्ते सामान में, थोड़े थोड़े सामान में ही बढ़िया चीज़ बना दे। जुगाड़ से याद है, मिठाइयों में भी जुगाड़ चलती है। और जुगाड़ चलती है भाई। तो मिठाई बेस्ट कहाँ से लेकर खरीदे? तो क्या ये भी है गली के नुक्कड़ से जाके खरीदो? देखो मैं तुम्हें अभी तक जितनी भी चीज़ें बनाई ना, इसमें कोई मेरा किसी से पर्सनल रिलेशन या फिर प्रमोशन नहीं है। सीधी सी बात, जो मैं जाके खाता हूँ और जहाँ मैं खाता हूँ ना, वहाँ की स्टोरीज कभी तुम्हें देखने को मिलेंगी नहीं। क्यों नहीं मिलेंगी? उसके दो रीज़न है। क्योंकि जब मैं वहाँ जाता हूँ तो आई एंजॉय दैट फूड, और मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं जाके ना खाता रहूँगा, भीड़ ना लगे कभी। अनफॉर्चुनेटली वहाँ भीड़ लग जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं वहाँ की वीडियो इसलिए नहीं बनाता, क्या होता है ना, कभी भी वीडियो नहीं चलती है, तो वो वाली चीज़ हो जाती है, यार भैया तुमने वीडियो तो बनाई नहीं, चली ही नहीं तुम्हारी, इससे बढ़िया वीडियो बनाओ ही मत, खाओ जाके वहाँ पर। भाई मेरे घर में क्या है ना, GMB की मिठाई आती है ईदगाह से। ईदगाह पे जो GMB है वहीं से मिठाई आती है, और मुझे नहीं लगता कि उनसे बढ़िया कोई मिठाई देता है। बट गोपाल दास की मिठाई बहुत अच्छी है। गोपाल दास पेठे वाले? हाँ, उनकी मिठाई बहुत जो अच्छी है। फतेहाबाद में उनका आउटलेट बना। यस। ब्रज रसायनम की मिठाई बहुत अच्छी है। ब्रज रसायनम। यस। तो इनकी दो की मिठाई अच्छी लगती है, बट फॉर मी GMB इज बेस्ट। GMB इज बेस्ट। यस। तो आगरा के अंदर बेस्ट रूफटॉप कैफे कौन सा है जहाँ पार्टी वार्टी घनी तगड़े तरीके से कर सकते हो? पार्टी के लिए तो एक ही जगह है भाई, जोरो में ऐसा क्या है? जोरो में देखो, वैसे आगरा के लोग हैं बहुत खराब, मतलब कहना नहीं चाहिए, बट हर जगह की ना एक थोड़ी सी थीम होती है। और क्या आगरा के लोग क्या है ना, हर जगह बच्चों को लेके पहुंच जाते हैं। अच्छा। मतलब वो डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर पा रहे हैं मुझे नहीं पता, कि क्लब आर नॉट द प्लेसेस टू टेक योर चिल्ड्रंस एंड ऑल। बूढ़े बड़े लोगों को नहीं ले जाना है, बट पता नहीं पैसे से सब कुछ हो जाता है आज के ज़माने में। और कहीं ना कहीं आजकल के रेस्टोरेंट रूफटॉप्स वालों को भी भाई चाहिए कुछ ना कुछ, ऑक्यूपेंसी तो चाहिए ही चाहिए, तो वो भी अलाउ कर देते हैं। तो वो मज़ा जो है ना, वो किरकिरा हो जाता है वैसे तो। बट मुझे लगता है कि इफ़ देयर इज़ अ पार्टी प्लेस टू गो, इट इज़ जोरो फॉर मी। कभी ऐसा हुआ हो आप जोरो में गए हो, 3-4 रशियन सामने से आ रही हूँ, ओ विराट सर ऐसे करके घेर लिया हो? नहीं देखो, रशियंस तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रशियंस एक्चुअली।
अच्छा मतलब अगर वो इंडियन गर्ल्स होती तो मैं तैयार था, आ जाओ, मैंने ऐसे करके कर लिया और कितनी सारी आ नहीं जाओ। नहीं नहीं नहीं, देखो भाई, आई ऑलवेज बी रेस्पेक्टफुल टू एवरीवन। लोग मिलते हैं, फॉलोअर्स भी मिलते हैं, तो अच्छी बातचीत होती है और हाय हेलो, तो वो चलता रहता है। वो चलता रहता है, मिलना मिलाना चलता रहता है। बस वहीं तक है, जोरों तक है, उससे आगे नहीं है। कभी किसी ने आके खुद से छेड़ा हो पहले से? हो जाता है। हो जा तो मतलब कहाँ ये छेड़ा था? कहाँ छेड़ा था? नहीं, ऐसा मतलब क्लब्स में हुआ एक दो बार। कैसे हुआ? सब छेड़ा- एक्सप्लेन करो, डिटेल। छेड़ना नहीं कहेंगे इसको, मतलब ऐसा किसी ने अप्रोच किया हो आपसे, हाय हेलो इस तरीके से, आप डांस वांस हाय हेलो, आपका नंबर मिल सकता है क्या? ऐसा? यार इतना डिटेल में भी नहीं जाना होता, बट हाँ क्लब्स आर द प्लेसेस, ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो कभी कभी। तो कितनी बार हुआ है मतलब? भाई नंबर नहीं है। नंबर नहीं है, फोन ही नहीं है। काउंटलेस। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मतलब ऐसा कभी कभी हो जाता है। ऑल्दो दे आर माय फॉलोअर्स, तो मैं उन्हें फॉलोअर्स की ट्रीट करता हूँ बस। अभी आगरा में ब्लॉगर्स की शादियां होना स्टार्ट हो गई हैं, धीरे धीरे सबका नंबर लगता जा रहा है। तो आप शादी कब कर रहे हैं? भाई ये तो मेरी होने वाली वाइफ भी बता पाएगी मैं शादी कब कर रहा हूँ। तो क्या वो इस धोखे में ही है आशमी की शादी होगी भी नहीं होगी? वो भी तो कब होगी लेकिन? यार मैं तो करना चाहता हूँ, मतलब मैं तो अपने मैं तो अपने करियर पे फोकस कर रहा हूँ अभी। मेरा वो नहीं है कि इतना जल्दी नहीं करना चाहता यार। मुझे लगता है कि अभी मेरे पास थोड़ा सा और होना चाहिए, चाहे वो एक्सपीरियंस का हो, चाहे वो पैसा हो। मेरे पेरेंट्स तो चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ, बट मुझे लगता है कि अभी एटलीस्ट 2-3 साल तो मुझे देने चाहिए इस काम को, क्योंकि लगता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा यार मेरी लाइफ में। आई विल हैव सम अदर प्रायोरिटीज़, और प्रायोरिटीज़ होंगी, तो मुझे लगता है अभी मुझे थोड़ा काम पे फोकस देना चाहिए, तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। लोग तो ये सोच रहे हैं ना कि 2-3 साल में तो छोटा गरीब पांडा की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दे। भाई वो तो अमीर पांडा होगा। वो अमीर पांडा होगा ना, तो वही चीज। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? वो इसलिए नहीं पा रहा है कि मैं काम पे फोकस कर रहा हूँ थोड़ा। तो मत करो ना काम पे फोकस। भाई काम पे फोकस नहीं करेंगे तो शादी कैसे होगी? अब इस गरीब से कौन शादी करेगा? इतनी गरीब से कौन शादी करेगा? वही तो। तो फिर अब क्या लगता है, अब अपनी शादी में मुझे बुलाओगे? भाई जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, सबको बुलाऊंगा। जितने मेरे चाहने वाले हैं, जिनसे मेरे किसी भी लेवल पर संबंध है, वो सब मेरी शादी में आएंगे। और आज से ही इनविटेशन है सबको कि भाई अरे गरीब पांडा की जो शादी होगी ना, वो ऐसी ग्रैंड शादी होगी कि उसमें तो सारे तो ब्लॉगर्स होंगे। अच्छा और सभी ब्लॉगर्स वीडियो डालेंगे। अच्छा। तो हम उसको पैन इंडिया लेवल, मतलब मैं बहुत सारे अपने भाई लोगों को जानता हूँ जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में वीडियोस वगैरह करते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने अपने शहर में। तो सबसे मेरी अच्छी खासी बातचीत है, वो सब इनवाइटेड होंगे। सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई यहाँ का मिनी ब्लॉग बनाओ। मतलब अंबानी साहब ने तो PR करा था, यहाँ गरीब पांडा जी की शादी के बहुत चर्चे होने वाले हैं। तो आप देखिएगा, एंजॉय करिएगा जब भी होगी। जब भी होगी, लेकिन होगी कब? होगी बहुत जल्दी होगी भाई। देयर नो कमेंट ऑन इट। दहेज ठीक है। तो फिर आप अपनी शादी में दहेज कितना लेंगे? मैं काउंटिंग बता रहा हूँ पहले। 10, अरे मैं जो बताने दीजिए यार। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, करोड़ में भी जा सकती है गिनती। देखो कैश तो मैं अवॉइड करूंगा, फॉर्चुनर मना कर रहा हूँ। मतलब मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ। अच्छा, मैं एक फॉर्च्यूनर ले लूंगा और 100-150 का खेत ले लूंगा, फिर मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता। नहीं देखो, मजाक के हट के मैं बताऊँ भाई, देखो डाउरी वाउरी तो बेकार की चीज़ है। अच्छा। अगर लड़का इतना बलबूता रखता है कि एक से शादी कर सकता है, तो सब कुछ कर सकता है। अच्छा ठीक है, अगर कोई अपने हिसाब से अपने हाथ से डिसीजन ले रहा है कि मुझे शादी करनी है, मुझे 5 लोगों को पालना है, तो ही इज़ दैट केपेबल कि वो आने वाले समय में फॉर्च्यूनर भी ले ले, डिफेंडर भी ले ले, मर्सिडीज़ भी ले ले, लैम्बोर्गिनी भी ले ले। तो डाउरी वगैरह तो बेकार की चीज़ है। अगर वहां से वो लोग देंगे तो भी मना कर दोगे? हाँ भाई, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो लोग जो देंगे वो भी मना कर दोगे? ठीक है, और गिफ्ट है। अब कहाँ से आ गया गिफ्ट भाई? ये कौन सा गिफ्ट है? ये कोई गिफ्ट भाई देखो, थोड़ी है। आप झुठला नहीं सकते इस चीज को। अच्छा। चाहे लड़के वाला 100 बार मना करे, बट एक पिता अपनी बेटी के लिए करेगा करेगा और अपने मन से भी कुछ भी करे।
तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आप वो कैश में ऐसी करवाओगे, कोई कैसे नहीं, करवाओगे? ऐसा कोई ऐसा डाउरी वाउरी नहीं है भाई। एज अ गिफ्ट जो भी चलता है वो चलता है, ऐसे कोई प्रेशर या कोई डाउरी या फिर कुछ भी नहीं है जो हम मांगे या फिर कुछ करें। मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं सब कर ही सकता हूँ और सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप लव मैरिज करने वाले हैं, अरेंज मैरिज? वक्त बताएगा। इसमें क्यों वक्त बताएगा? जब दहेज डिसाइड है, कौन आ रहा है, कौन डिसाइड है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लड़की डिसाइड है, तो लव मैरिज अरेंज लड़की कब डिसाइड हुई? अभी तो आप कह रहे थे 5 शादी करूंगा, मैं 5 लोगों को पाल सकता हूँ। अरे तो लड़की डिसाइड नहीं है ना यार अभी, मैं करेंगे जब आपको देख रही होगी वो क्या सोच रही होंगी यार, सरप्राइज है गाइस सबके लिए। उनके लिए क्या सरप्राइज है? उनकी भूख मना करी जा रही है, ये क्या सरप्राइज है? नहीं नहीं, शादी देखते हैं किससे करेंगे, कब, वो कैसे, अरेंज लव देखी जाएगी कब तक? 2027 में शायद। शायद। मम्मी पापा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम माता जी को लेते हैं। ये देखो, मम्मी पापा तो जीवन है हमारा, मतलब उनकी वजह से ही हम आज तक यहाँ पहुँचे, उनकी अपब्रिंगिंग की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, सब चीज़ों की वजह से। और मम्मी पापा अगर इतना साथ नहीं देते एक ऐसे बच्चे का जिसका मुझे खुद यकीन नहीं था अपने ऊपर कि मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर सकता हूँ। पाऊंगा। क्योंकि जीवन में ऐसी परेशानी रही है कुछ जो तोड़ देती है अंदर से, मन से, तन से, हर चीज़ से, कि नहीं आप तो किसी लायक नहीं हो। बट आप जब अपने आप विश्वास करना छोड़ देते हो अपने ऊपर, पर आपके माँ बाप आप पे विश्वास कराए कि नहीं बेटा तुम तो कर लोगे, तो फिर आप जीवन में आपके लिए कोई चीज़ बड़ी नहीं है, कुछ भी कर सकते हो, है ना। क्योंकि एक भरोसा चाहिए होता है किसी आदमी का कि नहीं मैं खड़ा हूँ, तो वो मेरे माँ बाप हमेशा मेरे साथ रहे और हमेशा रहे हैं, तो माँ बाप से बढ़कर तो कोई नहीं है। कोई डिफ्रेंशिएट क्या लगता है, मतलब जब आप अपनी एज पे आके और लोगों को देखते हो, उनके संग में क्या क्या माइनस प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं अपने पेरेंट्स को लेकर? लोग बाग इवन आज के समय पे बदतमीजी से भी बात कर जाते हैं अपने माता पिता से, ऐसी स्थिति आ जाती है कि तू तड़क वाली, मारने पीटने वाली, तो उन पे क्या नोटिस आउट है आपका? देखो, मतलब बदतमीजी और ये सब ना खैर बहुत गलत चीज़ है, और मुझे लगता है परवरिश बहुत ज़रूरी होती है आज के ज़माने में। आज के ज़माने में मुझे लग रहा है कि परवरिश है ही नहीं। मैं आजकल पेरेंट्स को देखता हूँ, उनके बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, टेबल्स पे बैठे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पेरेंट्स को कोई मतलब ही नहीं है उनसे कि भाई मेरा बच्चा क्या खेल रहा है, क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। दे डोंट हैव एनी कंट्रोल। उनको ये लगता है कि बस बच्चा पैदा करा और छोड़ दिया, वो सब जानता है, सब सीख लेगा, है ना। मैं अपने पेरेंट्स की बता सकता हूँ, मेरे मम्मी ने हमेशा मेरे एक्सेंट पे बहुत काम किया कि मैं जो भाषा शैली प्रयोग करूँ, मैं जिस बारे में बात करूँ, मैं किस लैंग्वेज में बात करूँ। देखो, मैं गांव से आता हूँ और मैं उस गांव में ना मैं आराम से 10 साल रहा हूँ, है ना, 10 से 12 साल रहा हूँ, और फिर मैं शहर में भी रहा हूँ। बट मुझे इतना पता है कि मुझे गांव में कैसे किस भाषा में बात करनी है। मैं गांव में गांव की तरह कर लेता हूँ और शहर में शहर की तरह कर लेता हूँ। बड़े से बड़ी के आदमी के सामने अच्छे एक्सेंट में बात कर लेता हूँ, इंग्लिश में कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। मम्मी ने इस चीज़ को बहुत काम किया। मम्मी ने हमेशा ट्राई किया कि मैं अच्छे स्कूल में पढूं। अच्छे स्कूल का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े स्कूल में पढ़ो, अच्छे स्कूल का मतलब है जहाँ पढ़ाई और संस्कार दोनों चीज़ें मिली। और मुझे नहीं लगता कि आगरा में और कहीं इतने स्कूल बच्चे हैं जो ये चीज़ सिखा रहे हैं। फैसिलिटीज़ 5 स्टार होटल बना रखे हैं स्कूल्स, होटल ही बना रखे हैं, हकीकत बात है ना। तो फैसिलिटीज़ जितनी मिल जाए। मारना बहुत इम्पोर्टेंट है भाई बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है। जब तक उनको डांट पीट ना मिले वो सुधरते नहीं है। आपके लिए मन में किसी चीज़ को करने के लिए डर होना चाहिए, और आजकल नहीं है बच्चों में डर। आजकल नहीं है। बड़े लोगों से लोग बच्चे ऐसी बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो आज भी हम पापा से आँख झुकाकर बात करते हैं अगर कोई बात हो तो, और हमेशा पापा भले ही एक बार को गलत लग रहे हो हमें, बट हम उनको ये नहीं कहते कि नहीं पापा आप गलत हो, हमेशा कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, है ना। तो इज्जत, रेस्पेक्ट सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, और किससे कैसे बात करनी है, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है ना कि घर में, हर एक के घर में कलेश है, दादी बाबा ताऊ चाचा, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स क्या करते हैं कि मैनिपुलेट करते हैं बच्चे को कि नहीं तू ऐसे नहीं करेगा, तू उससे ऐसे नहीं करेगा। मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे ये सिखाया कि तुम सबकी इज्जत करो, भले ही हमारे घर में किसी से किसी की भी लड़ाई रही हो, कुछ भी रहा हो,
और टचवुड ऐसा नहीं रहा है ज़्यादातर। पर हमेशा मैंने किसी से इसलिए बात नहीं करी है, फिर इसलिए वो नहीं करा कि नहीं वो उनसे वही लड़ाई है। हमेशा रेस्पेक्टफुल रहे, चाहे कोई भी हो। मैं हमेशा नमस्ते, पैर छूना, सारा सब कुछ करना, क्योंकि बड़े लोगों वाली बड़े लोगों तक रहनी चाहिए, बच्चों तक नहीं आनी चाहिए ये सारी चीज़ें, है ना। लालच, कभी भी लालच नहीं सिखाया। किसी के घर में जाओ, जैसे हमारे सबके माँ बाप ने ये सिखाया कि आप किसी के घर में जाते हो तो कभी भी खाओ मत, आप कोई डिमांड मत करो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। ये होता है, ये बताया जाता है कि आप जाना वहाँ खाना मत, उनको परेशानी ना हो। Exactly. कुछ ऐसा मत कह देना बनाने के लिए, वो पूछे क्या बनाए क्या बनाओ। हम किसी के घर में खाते हैं तो उस खाने को कंप्लीट करके हम किचन तक रख के आने की कोशिश करते हैं, जो आजकल लोग मिस करते हैं। झूठा करने की कोशिश हम कम करते हैं। तो बहुत ही छोटे छोटे एडिकेट्स हैं ना जो माँ बाप आपको सिखाते हैं। मतलब मुझे तो खुद कभी कभी पीयर प्रेशर आता है ऐसा कि यार मेरे माँ बाप ने मेरी जितनी अच्छी अपब्रिंगिंग करी, क्या मैं कर पाऊँगा, कि इतना मैं समय टाइम ऐसे बिजी शेड्यूल में दे पाऊँगा। और कहीं ना कहीं उन्होंने भी सेक्रीफाइस किया है इस मामले में कि यार उन्होंने अपना प्रोफेशन हो, कोई भी चीज़ हो, उसको साइड में रख के अपने बच्चे पे ध्यान दिया कि हाँ मेरा बच्चा जो भी करे लाइफ में वो अच्छा करे, सीखे, जो भी करे बढ़िया करे। मेरे स्कूल डेज़ में, मेरी यंग एज में मेरे साथ बहुत परेशानियाँ रहीं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो। और मेरे बाबा ने मेरा कभी हाथ ही नहीं छोड़ा, मैंने छोड़ दिया अपना हाथ। बट मेरे मम्मी पापा ने हमेशा ये कहा कि नहीं हम तो खड़े हैं, कोई नहीं खड़ा तेरे साथ, तो हम खड़े हैं, और निकाल दिया बाहर। तो माँ बाप का सपोर्ट आपके जीवन में सबसे बड़ा होता है। आप छोटे से बड़े हो रहे हो ना, और कुछ भी हो जाए कोई साथ नहीं रहे, माँ बाप है जो आपके साथ रहेंगे हमेशा, जीवन भर हमेशा रहेंगे। उनके पास अगर 10 रुपये भी पड़े होंगे ना, वो 10 रुपये आपको दे देंगे, चाहे उनके पास कुछ ना रहे। तो वो अनकंडीशनल लव है, अटैचमेंट नहीं, वो अनकंडीशनल लव है। इसका कोई मीटर नहीं है, जो दुनिया की सबसे प्योर चीज़ है। प्योर चीज, जहाँ बिल्कुल भी धोखा नहीं है, बिल्कुल भी कुछ सोचना विचारना नहीं है, कुछ भी छुपाना नहीं है कि इससे ये छुपा के रखो। बच्चे छुपाने लगते हैं, बच्चे माँ बाप नहीं छुपाते। बच्चों को फिर लगने लगता है कि ओ यार देखो हर कोई करता है। जब आपके शुरुआत में गर्लफ्रेंड बनती है, बॉयफ्रेंड्स बनते हैं, तो हर कोई छुपाता है। जब आप कुछ बंक मार लेते हो क्लास क्या लगता है छुपाना चाहिए? अगर हम किसी को पसंद कर रहे हैं तो ये बात घर में बतानी चाहिए या छुपा के रखना चाहिए? यार देखो मुझे ऐसा लगता है दोनों ही चीज़ है। बतानी शुरुआत में आपके पेरेंट्स आपसे मना ही करेंगे कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, आप आपको पढ़ाई में ध्यान दो। माँ बाप भैया सही बात कहते हैं कि आपको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, बट आपका शैतानी दिमाग, आपका विचित्र मन है, और आप यंग होते हो, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको लग रहा है कि हाँ ये अच्छा है, मैं से 4-5 साल निकाल लिए, तो बता दो घर पे, नॉट अ इशू। और आजकल तो पेरेंट्स माइंड भी नहीं करते इतना, है ना। तो ये है। तो भाई यही मेरे विचार थे आज के लिए, और इसी तरह से हम कनेक्ट होते रहेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसे पॉडकास्ट हमें बहुत रेगुलरली बेसिस पे करते रहने चाहिए। तो भाई इसी के साथ इस पॉडकास्ट को हम ख़त्म करते हैं अनंत आकाश के साथ। और बहुत अच्छा लगता है भाई से मैं जब भी मिलता हूँ, और मैगी वैगी जब भाई खिलाते हैं मुझे बहुत पसंद है। और मैं भी आपसे भाई बात कहना चाहूँगा कि आप मैगी का एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा चलेगा। सुझाव है, मतलब मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस मिलते हैं वापस से कुछ नई बातों के साथ में। एंड इवन आज हमने गरीब पांडा विराट राघव जी की एक लव साइड और एक प्रोफेशनल साइड दोनों हमने जानी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो भी इन्होंने परफ्यूम के नाम बताए, लाइक रसासी हवस और लताफ़ा का फकर, इवन एक्सेट्रा। तो एक बार सर्च करना और बताना मुझे, मैं भी कुछ खरीदने की इसमें से सोचूंगा। बाकी जब तक के लिए वापस मिलते हैं। चलिए गाइस, खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। जय हिंद।